T20 वर्ल्ड कप ग्रुप बी 2 मुकाबले हुए। एक जगह तो बांग्लादेश ने ओमान को मात दी, उससे पहले स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को हराया। मतलब यह है कि इस राउंड से दूसरे राउंड में इस ग्रुप से कौन सी टीमें पहुंचती हैं ये अभी भी नहीं पता। आखिरी दिन इसका फैसला होगा। इन दोनों मुकाबलों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दीप दास गुप्ता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। तो दीप, सबसे पहले बांग्लादेश वाले मैच के बारे में बात करते हैं। स्कॉटलैंड के साथ तो हार नसीब हुई। आज अपने फैंस को उन्होंने लगभग हार्ट अटैक दे दिया होगा ओमान के खिलाफ भी, लेकिन अंत में उनको जीत नसीब हुई है। मैच की बारीकियों पे बात करते हैं। सबसे पहले शाकिबुल हसन पे आते हैं। उनका ऑलराउंड शो मैं देख रहा था, शायद लगातार 5वीं बार उनको मैन ऑफ द मैच मिला है जब बांग्लादेश जीती है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो ये तो दर्शाता है कितने अहम है। उसके अलावा 6ठी बार ऐसा मौका हुआ है 3 विकेट से ज्यादा और 25 रन से ज्यादा बनाए हो किसी एक खिलाड़ी ने, जो कि T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है। यहां पर शाकिब दर्शा रहे हैं दीप की उनकी क्या अहमियत है, ना सिर्फ बांग्लादेश टीम के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। बिल्कुल, और थोड़े से अंडररेटेड भी मुझे लगते हैं। अगर आप देखें तो हाईएस्ट T20 विकेट टेकर हैं, 1800 से ज्यादा T20 रन हैं। मेरे ख्याल से एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं T20 में जिनके 100 से ज्यादा विकेट और 1000 से ज्यादा रन है T20 में। तो मेरे ख्याल से थोड़े से अंडररेटेड भी हैं और उनका महत्व बहुत ज्यादा है। और अब अच्छा ये लग रहा है कि हाल ही में पिछले 1-2 साल में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो 3 हो या 4 हो। ज्यादातर 4 पे ही आते हैं आजकल। उसके पहले ऐसा था कि थोड़ा सा पीछे आ रहे थे, 5-6 पे आ रहे थे। लेकिन उनकी अहमियत दोबारा पता लगा इस मैच में, बैटिंग के साथ खासकर और बॉलिंग के साथ उसके बाद। हालांकि थोड़े से महंगे भी साबित हुए, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट लेंगे तो सब जायज है। आगे चल के हम कार्यक्रम में बांग्लादेश का जो मिडिल ऑर्डर है, जो परेशानी, उस पर बात करें, लेकिन फिलहाल टॉप ऑर्डर पे नजर डालते हैं। मोहम्मद नईम के बारे में बात करते हैं। हाईएस्ट स्कोरर थे इस मैच में, 64 रन वो बनाते हैं। हैरानी हुई कि पिछले मैच में नहीं खेले, लेकिन चलिए कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, सेलेक्ट तो किया उनको। जी हाँ, और मेरे ख्याल से पेस बहुत अच्छी तरीके से किया था, क्योंकि शुरुआत में जो 2 झटके मिले बांग्लादेश को, उसके बाद थोड़ा सा रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद गियर उन्होंने शिफ्ट किया। अंत में जाके बड़े बड़े शॉट लगाए और बहुत अहम रहे वो 64 रन, क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे और उनकी जो साझेदारी थी शाकिब के साथ वो बहुत अहम थी। इस बीच क्या आप मानेंगे, बांग्लादेश से कोई क्रेडिट हम नहीं ले रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं ओमान का स्कोर, आप जब टोटल चेस कर रहे थे, कई लोगों का मानना था शायद बिलो पार भी था जितना बांग्लादेश ने बनाया। ओमान उसका पीछा करते हुए 80 पर 2 थी 11 ओवर में, मतलब बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रही थी। आपको 8 रन प्रति ओवर चाहिए थे, 8 विकेट आपके हाथ में थी। क्या आज वो जो 16वीं रैंक वाली टीम ने जो इनएक्सपीरियंस है वो दिखा दिया? बिल्कुल, और वो खैर वो सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि ये इस इतने बड़े मंच में, और बांग्लादेश जो कि एक अच्छी साइड है अभी, आईसीसी में 6th रैंक साइड है T20 में। तो उनके खिलाफ ऑब्वियसली, और क्या है कि ये बॉल जब पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा और रुक के आने लगता है, तो और थोड़ा मुश्किल हो जाता है बड़े शॉट। तो वहीं पे जो दूसरा स्किल सेट है उसकी जरूरत पड़ जाती है, मतलब स्ट्राइक रोटेशन का। तो कहीं ना कहीं वो जो स्किल है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और जो एक्सपीरियंस की बात कही आपने, अगर आप खेलते रहेंगे T20, अगर काफी खेले होंगे तो फिर आपको वो 7.5-8 ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वहीं आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो सुन के ज्यादा लगता है कि 8 रन प्रति ओवर। तो वो आज जरूर दिखा कि वो मानसिकता कि भैया 8 रन बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े शॉट की जरूरत है। और फिर शॉट सिलेक्शन में गलती हो जाती है अगर आपकी मानसिकता वैसी हो तो। चलिए, आज तो बांग्लादेश मुकाबला जीत गया, लेकिन हम कह रहे हैं बांग्लादेश अभी भी पूरे फॉर्म में नहीं, और ये शायद बांग्लादेशी खिलाड़ी भी मानेंगे। खासतौर पे अब मैं वो मिडिल ऑर्डर पे आता हूँ दीप। एक तो चीज हुई फॉर्म नहीं है, दूसरा सवाल यहाँ पे उठता है आप बैटिंग पोजीशन का। मोहम्मदुल्लाह नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, मुशफिकुर नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। ये चीजें तो सुधारी जा सकती है। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सरप्राइज था जब मैंने पहले तो देखा मेहदी हसन को आते हुए, हम्म। कि वो इतनी जल्दी क्यों आए। उसके बाद फिर एक के बाद एक जब आउट होते रहे बल्लेबाज, तब मोहम्मदुल्लाह नहीं दिखे। मैं फिर भी थोड़ी बहुत मैं उस तरफ मान सकता हूं कि आपने मुशफिकुर को थोड़ी देर के लिए रोक रखा था, क्योंकि आप चाहते थे बड़े शॉट, क्योंकि मुशफिकुर ग्राफ्टर हैं, बड़े शॉट उतने ज्यादा नहीं खेलते। लेकिन हम्म। महमूदुल्लाह, वो तो उनके हम्म। पास वो काबिलियत है बड़े शॉट खेलने की, फिनिशर हैं वो, तभी नीचे आके खेलते हैं 5-6 पे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इतना लेट क्यों उतरे ये दोनों बल्लेबाज, जो कि 2 मेन बल्लेबाज हैं बांग्लादेश के। और कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं और काफी हद तक मानते भी हैं काफी लोग कि भैया आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं
उनको आप ऊपर खिलाएं, जितने ज्यादा गेंदे खेल पाएंगे, जितने ज्यादा ओवर्स खेल पाएंगे, उतना बेहतर होगा। वहीं पे ये जो सोच रही इस मैच में, वो थोड़ा निराशाजनक जरूर। तो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर शायद बल्लेबाजी ने नहीं, गेंदबाजी ने बांग्लादेश को मैच जिताया, तो बांग्ला बॉलर्स ने दिखाया दम। ये हमारा अगला पॉइंट है। और दीप, अक्सर चर्चा हो जाएगी, जो आपके स्टैट्स दिखाएंगे कि 4 विकेट मुशफिकुर ने लिए, 3 विकेट शाकिब ने लिए, लेकिन मैं उस गेंदबाज के बारे में बात करता हूं जिसने सिर्फ 1 विकेट लिया। 1 विकेट लिया लेकिन 14 रन देते हैं, इकोनॉमी 3.50 की। और जब विकेट भी लिया तो तब तक वही मैं जो स्थिति की बात कर रहा हूं, क्रूज कर रही थी ओमान की टीम। कितना इंपैक्ट था आज मेहंदी हसन द गेंदबाज का? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक वो बॉलिंग में नहीं आए मेहंदी, तब तक लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से निकाल लेगी इस मैच को ओमान। 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बल्लेबाजी चल रही थी, फिर आके उनका एक के बाद एक ओवर आया, जहां पे थोड़ा सा उसके बाद शाकिब का एक ओवर आया जहां पे रन गए। लेकिन दोबारा जो है, जो उनका जो वो 4 ओवर का स्पेल सिर्फ 14 रन देके जो आया, उससे जो वो ब्रेक्स जो लगे, उसका फर्क पड़ा। जो मानसिकता की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आस्किंग रन रेट बढ़ता गया 8 8.5 की तरफ, उसके स्पेल के, उनके उस स्पेल के चलते, जिसके कारण मेरे ख्याल से उस दबाव में दब गए ओमान। आखिरी में बात करते हैं जो दिन का पहला मुकाबला हुआ, जहां पर स्कॉटलैंड ने 17 रनों से पापुआ न्यू गिनी को हराया। इसका मतलब यह है कि अभी ग्रुप बी की अंक तालिका में स्कॉटलैंड पहले पायदान पर पहुंच गया। दीप, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कौन सी 2 टीमें यहां से जा सकती हैं? स्कॉटलैंड ऊपर चला गया, अगर फर्ज कीजिए ओमान स्कॉटलैंड को हराता है, जो काफी मुमकिन हो भी सकता है, उसके बाद हो सकता है तीनों टीमें बराबरी पे आ जाए, बांग्लादेश अगर पापुआ न्यू गिनी को हराता है। आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीमें जाएंगी, और क्या आज की जो थोड़ी बड़ी अंतर की जीत थी बांग्लादेश की, वो आगे चल के फायदा करेगी? बड़ी अंतर की जीत तो जरूर थी, लेकिन अभी भी अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे तो तीसरे नंबर पे ही है। अभी भी ओमान का नेट रन रेट आगे है बांग्लादेश से। तो कहीं ना कहीं अगर आप अगले मैचेस की तरफ रुख करें, तो कंपैरेटिवली बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी, वो थोड़ा सा वन साइडेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरफा हो सकता है बांग्लादेश की तरफ। तो वो एक एडवांटेज है। पापुआ न्यू गिनी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉटलैंड ओमान वाला दिलचस्प रहेगा। लेकिन स्कॉटलैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, जो पिछले 2 मैचेस उन्होंने खेले, वार्म अप में भी जिस तरीके से मैचेस जीते स्कॉटलैंड ने, तो मुझे नहीं लगता कि वहां से ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए स्कॉटलैंड को। हालांकि T20 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, क्योंकि आपने पूछा 2 कौन सी टीमें होंगी, तो अगले मैचेस को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से स्कॉटलैंड खेल रही है, तो स्कॉटलैंड और बांग्लादेश, ये 2 टीमें लग रही मुझे। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।